जहां पर हिंदुस्तान में चुनावों में थप्पड़ और चप्पलें बरस रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के दौरान अंडे बरस रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे चुनाव के एंड पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हो गया ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर अंडा अटैक। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पीएम महिला आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक उनके सिर पर एक अंडा गिरा। दरअसल पीछे से गुजर रही एक महिला ने उनके सिर पर अंडा मारा। गनीमत इतनी रही कि अंडा नहीं फूटा। पीएम पर अंडा अटैक के बाद हंगामा बरपा और आनन फानन में महिला को पकड़ लिया गया। पीएम के सिर पर तो अंडा फूटा नहीं, लेकिन हर कोई इनकी तरह खुशनसीब नहीं होता। सिर पर अंडा खाने वाले ये हैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार में मंत्री फ्रेजर एने। एक सभा के दौरान एक शख्स ने उनके सिर पर अंडा मारा। उन्होंने विरोध में उस शख्स की पिटाई भी कर दी, लेकिन अंडा अपना काम कर चुका था। लगता है कि पाकिस्तान दिमागी कंगालियेपन का निशाना बन गया है। आइए आपको बताते हैं, जिस पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम सबसे कमजोर माना जाता है, वहीं के साइंस मिनिस्टर किस तरीके से अंतरिक्ष में टेलीस्कोप लॉन्च करने का दावा कर गए। एक तरीका देखने का है कि दूरबीन हबल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि स्पार्को ने भेजी हुई है, जो सैटेलाइट में वहां पे लगी हुई है। फिर सैटेलाइट्स हैं, फिर और आपके जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज करते हैं। बयान सुन लिया, अब पहचान भी लीजिए। यह है पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री फवाद चौधरी और जनाब का दावा है कि अंतरिक्ष की जानकारी जुटाने वाला हबल टेलीस्कोप पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। चौधरी साहब का यह बेतुका दावा इन दिनों सोशल साइट्स पर ट्रोल हो रहा है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, हो सकता है कि नासा प्रमुख इस्तीफा देकर सुपार्को प्रमुख के रूप में फवाद चौधरी के मंत्रालय में आ जाएंगे। बता दें कि नासा ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप हबल को 1990 में अंतरिक्ष की निचली कक्षा में लॉन्च किया था, जो अभी भी काम कर रहा है। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया था और पाकिस्तान आज तक अपनी जमीन से एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया है। तो पाकिस्तान में सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, और भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने दिवालियेपन यानी कि दिमागी दिवालियेपन के चलते दुनिया भर का मनोरंजन किया। मंत्री फवाद चौधरी का विज्ञान तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के ऐसे बेतुके बयानों से चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री का भूगोल ही गोल है, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. अब जरा पाकिस्तान के रेल मंत्री को सुन लीजिए। जनाब को दिन में सपने देखने का शौक है। फौज के बाद अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा है तो वो रेलवे है, और जितनी अच्छी फौज कमांड एंड कंट्रोल में चल रही है, इंशाल्लाह रेलवे चलेगी। हम पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। एक तरफ रेल मंत्री ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्सपर्सन मुश्ताक गनी ने जनता की थाली से एक रोटी ही निकाल ली। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। अब जरा सोचिए, जिस देश की कमान ऐसे लोगों के हाथों में है, वो देश कहां जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनका भूगोल ही गोल है, उनके एक ट्वीट पे शशि थरूर दीवाने हो गए। दरअसल टीपू सुल्तान के लिए इमरान खान ने एक ट्वीट किया था, जिसकी तारीफ की शशि थरूर ने और अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से जुड़ी ये सियासी कहानी समझने के लिए पहले 4 मार्च को इमरान खान का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा गया था, आज टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि है। मैं इनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने गुलामी की जिंदगी की जगह आजादी की मौत को चुना। शशि थरूर को यह ट्वीट इतना पसंद आया कि उन्होंने रीट्वीट कर दिया। इमरान खान के बारे में इतना जानता हूँ कि उपमहाद्वीप के इतिहास में उनकी दिलचस्पी है। अफसोस है कि भारत की एक महान शख्सियत को याद करने के लिए पाकिस्तानी नेता को आगे आना पड़ा। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। The Congress mindset is always thinks only in terms of vote bank rather than the national interest. चुनावी मौसम में बीजेपी लगातार कांग्रेस और पाकिस्तान को जोड़ती रही और थरूर के एक ट्वीट के बाद एक बार फिर से बीजेपी को नए वार का मौका मिल गया है। राजीव गांधी पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई है और एक खत के जरिए सियासत का विरोध का दम भरा गया। पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में। पूर्व पीएम राजीव गांधी पर पीएम मोदी का यह बयान सियासी बहस का सबब बन गया। जवाब में सैम पित्रोदा उतरे और एक खत सामने रख दिया। इस खत के हवाले दावा किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 200 शिक्षक पीएम के बयान की निंदा करते हैं।
I am delighted that they all came together, signed a piece of paper which is condemning what Prime Minister Narendra Modi said about former Prime Minister Rajiv Gandhi. इससे पहले कांग्रेस पीएम के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। चुनावी मौसम में वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर तल्ख हमले करते हुए जा रहे हैं और अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। कांग्रेस के शहजादे पहले फेल हो चुके हैं और इसलिए जब वह फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अमेठी में अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए कम से कम भारतीय नारी की गरिमा का पालन ही करते नहीं, अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है। ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया में एक विवादित बयान दे दिया तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने दीदी को उनके घर से सीधे चुनौती दी है। এবং তাই যখন বাংলা এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ তখন শুনলে আমার মনে হয় পিঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। दीदी पुरुलिया में कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखी, सियासी वार पलटवार में थप्पड़ मारने का ऐलान किया और दीदी के बयानों के फहरिस्त में एक और विवाद जुड़ गया। इधर पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारों को लेकर भी सियासत काफी गरमाई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज मेदिनीपुर मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हुए ममता को ललकारा। ममता दी, आप मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, मैं मेदिनीपुर की जनता के सामने नारा लगाता हूँ, जो होता है वो कर लेना। मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। वोट की सियासत ने चुनावी समर को और भी ज्यादा गरमा दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में आज सियासत का एक अजब ही अंदाज देखने को मिला। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान किसानों की कर्जमाफी को लेकर कमलनाथ सरकार पर जहाँ सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं आज कांग्रेस नेता सबूत के साथ शिवराज के घर पहुंच गए। भोपाल में इंदिरा भवन के बाहर रखी जीपों में रखे इन बंडलों को देखिए। कांग्रेस का दावा है कि इन बंडलों में किसान की कर्ज माफी करने के वो दस्तावेज हैं, जिन्हें लेकर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर सभाओं में कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। इन बंडलों को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचा। दावा किया गया कि दस्तावेज को देखकर शिवराज निशब्द हो गए, लेकिन शिवराज का जवाब अलग था। कांग्रेस कहती वो करती, पर कहीं न कहीं हिचक उनमें दिखी। उन्होंने कहा क्या, उत्तर क्या दिया कर्ज माफी? लेकिन निरुत्तर थे वो। आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल श्री सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में आया और उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव और सूची है कि हमने कर्जा माफ किया। वो झूठ का पुलंदा लेकर आए। किसानों के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने एमपी जीता था और सरकार चले कुछ ही दिन हुए थे कि यही किसान कमलनाथ सरकार पर हमलों का सबब बन गए। भोपाल में टक्कर तगड़ी है। वहां से बीजेपी की तरफ से हिंदुत्ववादी चेहरा प्रज्ञा ठाकुर मैदान में और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह भी अब हिंदुवादी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर जाने के बाद अब दिग्विजय सिंह साधु संतों की शरण में जाते दिखाई पड़े हैं। यज्ञ में आहुति डालते ये हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। हिंदुत्व के मुद्दे पर छिड़े चुनावी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह आज भोपाल में कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में हुए हवन यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल हवन साधुओं ने भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए ही धूनी रमाई। यहाँ साधु संत हठ योग सहित तमाम योग मुद्राओं में नजर आए। इस बीच हवन में शिरकत करने दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और पत्नी के साथ हवन में आहुति डाली। बाद में हवन की आरती की और फिर दंडवत प्रणाम भी किया। दिग्विजय के इस धर्म युद्ध पर साध्वी ने भी कटाक्ष किया। हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, राष्ट्र कार्य हमारे लिए प्रथम है, ये सब हमारे लिए विषय है ही नहीं। साध्वी और दिग्विजय के प्रचार को देखकर लगता है कि भोपाल में चुनावी प्रचार की धुरी हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूं, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे पास कराई। ये वो ट्वीट था जो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री को किया गया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए दिखाते हैं। चौकीदार आगे का नाम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसी ट्विटर हैंडल से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा ट्वीट किया गया जो सुर्खियों में आ गया। ट्वीट में लिखा गया, सर इस साल मैंने 12वीं की परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सीबीएसई ने मुझे फेल कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस मामले में कोई कार्रवाई करें और मुझे पास कर दें, मेरी जिंदगी ना बर्बाद करें। छात्र ने ट्वीट में अपना रोल नंबर और मार्कशीट भी अटैच किया। दरअसल छात्र का ये ट्वीट इसीलिए और सुर्खियों में आ गया है क्योंकि उसने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा हुआ है।
वही चौकीदार जो बीजेपी के चुनावी कैंपेन की पहचान बन गया है। छात्र भी खुद को पीएम मोदी का समर्थक बता रहा है और उसका दावा है कि अगर उसकी कॉपी को रीचेक किया गया तो वो पास हो जाएगा। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक और कदम उठा रहा है। भारत ने रूस से 450 से ज्यादा T-90 टैंक खरीदने का मन बनाया। T-90 यानी भीष्म टैंक 47 टन वजनी ये टैंक अब भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात होने वाला है। भारतीय सेना के बेड़े में 464 अतिरिक्त भीष्म टैंक शामिल किए जाएंगे। भारत ने रूस से 13,448 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया। माना जा रहा है कि भीष्म टैंक के अपग्रेडेड वर्जन को 2022 से 2026 तक सेना को मिल जाएंगे। इन सभी टैंकों की तैनाती पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर होगी। नए T-90 टैंक पहले से अपग्रेडेड होंगे और इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। भीष्म टैंक की रेंज है 4 किलोमीटर। अंधेरे में भी हमला करने में ये सक्षम है। भीष्म टैंक एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ने में सक्षम है, साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस है। भीष्म पर केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव हमले का कोई असर नहीं होता है। दुनिया के सामने भारत की ताकत का एक और नमूना सामने आया है। फ्रांस ने साफ साफ कहा है कि भारत की सदस्यता के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है वो अधूरी। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस का यह आधिकारिक बयान आज दुनिया में भारत की अहमियत को बयां करता है। फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा, भारत और उसके साथ जर्मनी, ब्राजील और जापान जैसे देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ये देश आज दुनिया के जियोपॉलिटिकल माहौल में अहमियत रखते हैं और इन देशों की सदस्यता का फ्रांस समर्थन करता है। भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ सालों से रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं। राफेल सौदा, मसूद के खिलाफ प्रस्ताव और अब वरुण नौसैनिक अभ्यास बताता है कि भारत को फ्रांस अब अहम सामरिक पार्टनर के तौर पर दिखता है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में गर्म हवाओं के साथ तापमान में और बढ़ोतरी होगी। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ सकता है। इसके साथ ही धूल भरी गर्म हवाएं दिल्ली में लोगों को सता सकती है। धूल भरी गर्म हवा का प्रभाव दिल्ली के अलावा राजस्थान और हरियाणा पर भी पड़ेगा। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 13 मई के बाद ही दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगले 4 दिनों के अंदर विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति प्रबल होने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तेज धूप के कारण बढ़ी तपिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। एमपी के इंदौर और जबलपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आई अग्निकांड की अलग अलग तस्वीरें। जालंधर में एक बारात बिजली उपकरण के दुकान के लिए काल बनकर आई। दरअसल बारात में फोड़े जा रहे पटाखों में से एक उसके दुकान में जा गिरा, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा दुकान जलकर खाक हो गया। आसपास के कई लोगों ने दमकल विभाग की टीम के साथ किसी तरह से आग पर काबू किया। लखनऊ में भी उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुराने पावर हाउस में आग लग गई। ये आग मोहनलालगंज इलाके में लगी है। देखिए आग की लपटें कितनी ऊंची है। दमकल विभाग की टीम मौके पर है, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल मालूम पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रामनगर का है, जहां घंटों से जंगल में आग लगी है और इसे काबू करने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इस आग की घटना से जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। नेपाल की एक डांसर ने लगातार 126 घंटों तक डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस डांसर को सम्मानित किया। नाम है वंदना नेपाली, पेशे से डांसर है और आज की तारीख में मानो नेपाल की सबसे बड़ी स्टार, क्योंकि वंदना ने रिकॉर्ड तोड़ डांस किया है। वंदना ने काठमांडू में लगातार 126 घंटे डांस किया और इस परफॉर्मेंस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। वंदना ने नेपाल के लोक नृत्य पर परफॉर्म किया और इस जीत को हासिल करने के बाद नेपाल के पीएम ने वंदना को सम्मानित भी किया। वंदना 3 साल की उम्र से डांस सीख रही है। उनका सपना है कि नेपाल की लोक कला और लोक नृत्य को वो दुनिया तक पहुँचाएं और इस रिकॉर्ड के जरिए वंदना ने अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। और आइए हम नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल रही खबरों पर वायरल कट टू कट के जरिए। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ 6 फुट से बड़ा मगरमच्छ एक घर के बाहर नजर आया और हैरान करने वाली बात ये कि मगरमच्छ घर की घंटी बजा रहा था। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर घर में रहने वाले और पड़ोसी भी डर गए। जब दरवाजा नहीं खुला तो मगरमच्छ लौट गया। शायद उसे यह मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। एक अफगान बच्चे का वीडियो भी आज खूब शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे ने लैंडमाइन धमाके में अपने पांव खो दिए थे और जब रेड क्रॉस सेंटर में इसे आर्टिफिशियल पांव लगाए गए तो ये अपनी खुशी छिपा नहीं सका। पांव का सहारा मिलते ही ये झूमने लगा और मुस्कुराते हुए इसने नई जिंदगी का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया से भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जो दिन भर वायरल होती रही। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक शख्स रात के वक्त चोरी करने आया और चेहरा छिपाने के लिए उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मास्क लगा रखा था। अब पुलिस तलाश रही है कि कौन है वो शख्स जिसने ट्रंप का मुखौटा लगाकर चोरी की। और आइए अब आपको मिलवाते हैं आज के हीरो से जिसने अपनी जान पर खेल कर कई लोगों की जान बचाई।
आग के इस मंजर को देखिए। इस इमारत के पहले माले से धुएं का गुबार निकल रहा है और आग धीरे धीरे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक क्रेन बिल्डिंग की तरफ मुड़ा। आग की इन लपटों के बीच बिल्डिंग में काफी लोग फंसे थे। क्रेन ड्राइवर ने एक एक कर दूसरी मंजिल से लेकर 7वीं मंजिल तक के लोगों को क्रेन की मदद से बचाया। देखिए कैसे आग की लपटों और धुएं के गुबार के बीच इस क्रेन ड्राइवर ने क्रेन के आर्म को बिल्कुल सटीक जगह पर रखा और कई लोगों की जान बचाई। क्रेन से रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया और लोग इस 19 साल के क्रेन ऑपरेटर को हीरो से कम नहीं मान रहे। पश्तून से पाकिस्तानी फौज को सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। पश्तून नेता मंजूर पश्तीन ने साफ कहा है कि पाकिस्तानी फौज आतंक के अड्डे चलाती है और यही आवाज उठने की वजह से पश्तूनों की आवाज दबाई जा रही है। पाकिस्तानी फौज बनाम पश्तून आंदोलन, यही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की नई हकीकत। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने जो कहा उसका जवाब अब मंजूर पश्तीन ने दिया है। आसिफ गफूर ने कहा था कि पश्तून आंदोलनकारी अपने रास्ते बदले और इसे पाकिस्तानी फौज की आखिरी चेतावनी समझे। जवाब में मंजूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री को पश्तूनों ने चुनौती दी है, जिससे पाकिस्तानी फौज डर गई है। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसके खिलाफ हमने और भी बहुत कुछ करना है। इसके खिलाफ हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम आहंगी पैदा करना है और पश्तून कौम को हमने मजीद मुनज़्ज़म करना है। आपको बता दें कि मंजूर पश्तीन की अगुवाई में लाखों पश्तून छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का मकसद खैबर पख्तूनख्वा से टेरर कैंप हटाना और प्रांत से आतंकियों की मौजूदगी खत्म करना है। और आइए अब दुनिया भर की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। वर्ल्ड कट टू कट। रोहिंग्या संकट पर रिपोर्टिंग करने गए रॉयटर्स के 2 पत्रकारों को 500 से ज्यादा दिन जेल में रखने के बाद माफी दे दी गई है। इन पत्रकारों को छोड़ने की अपील दुनिया भर से की जा रही थी। इन दोनों पत्रकारों को दिसंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद म्यांमार की बड़ी आलोचना भी हुई थी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में मियामी एयरपोर्ट के पास एक तेल के टैंकर में धमाका हुआ। घटना में 58 लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसे में 37 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल तेल के टैंकर पलटने के बाद आसपास के लोग तेल लूटने के लिए आए थे, जिसके बाद यह धमाका हुआ और इसकी जद में स्थानीय लोग आ गए। उत्तरी मोरक्को में लास वेगस से मॉन्टेरे जा रहे एक निजी विमान का मलबा सोमवार को बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि विमान कुछ समय पहले लापता हो गया था और माना जा रहा है कि इसमें 14 लोग सवार थे। और अब देखिए इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के तुरंत बाद का मंजर। तस्वीरों में देखिए ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद किस तरह धुएं का गुबार पूरे गांव के ऊपर छा गया है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद करीब 2000 मीटर ऊपर तक राख उछल गई और आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी की राख आसपास के गांव में भी फैल गई है। बता दें कि सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी साल 2010 से ही सक्रिय है। साल 2016 में इसमें जोरदार धमाका हुआ था। इसके बाद फिर सक्रिय होने से आसपास के लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। ज्वालामुखी की सक्रियता देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और ज्वालामुखी से दूर रहने की ताकीद की है। और आइए अब देखते हैं खेल से जुड़ी दुनिया की तमाम खबरें स्पोर्ट्स कट टू कट। हितों के टकराव मामले में सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण 14 मई को गवाही देंगे। सचिन और लक्ष्मण बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन के सामने पेश होंगे। सीजन 12 में एक और विवाद सामने आया है, लेकिन इस बार ये विवाद खिलाड़ी से नहीं बल्कि अंपायर से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स के एक मैच के दौरान अंपायर नाइजर लॉन्ग इतने झुंझला गए कि उन्होंने अंपायर रूम के दरवाजे पर लात मार दी। अफगान क्रिकेट टीम को भारत का एक बार फिर साथ मिला है। अब भारतीय कंपनी अमूल अफगानिस्तान की ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी। मेट गाला में प्रियंका चोपड़ा एक अलग ही अंदाज में नजर आई, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों का सबब बना। मेट गाला में प्रियंका चोपड़ा का दिखा अनोखा लुक। न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुए मेट गाला में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का बेहद ही अनोखा लुक देखने को मिला। प्रियंका चोपड़ा ने तीसरी बार मेट गाला अटेंड किया, जबकि पति निक जोनस के साथ हाथ में हाथ थामे हुए पहली बार नजर आई। प्रियंका ने फेदर ड्रेस पहनी थी, जबकि निक ने व्हाइट सूट पहना था। दावा किया जाता है कि 2017 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का प्यार परवान चढ़ा था। इस इवेंट में दीपिका पादुकोण भी दिलकश अंदाज में नजर आई। इस इवेंट में दुनिया भर की हस्तियां पार्टिसिपेट करती हैं। मेट गाला में इस बार राजनीति, मनोरंजन, सिनेमा, फैशन और बिजनेस जगत के तकरीबन 550 सेलेब ने हिस्सा लिया। मेट गाला की चैरिटी के जरिए फंड इकट्ठा किया जाता है, जिसे न्यूयॉर्क में मई के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाता है। इसका मकसद मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड इकट्ठा करना है। हर साल अलग अलग थीम पर यह मेट गाला की कॉस्ट्यूम पार्टी रखी जाती है। इस बार का थीम कैंप नोट्स ऑफ फैशन है।